गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह उज़ैर मलिक। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और आज हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और लेकर आए हैं हम इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से सजा एक और शो, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे मुल्क भर में मौसम की लेटेस्ट अपडेट्स। उसके बाद बात करेंगे पीटीआई धरने के खिलाफ हुकूमत के ग्रैंड ऑपरेशन की, जिसमें डी चौक को क्लियर करा लिया गया है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कैंसर से मुतालिक भारत के साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के दावे और उनकी हकीकत पर, और आपको मिलवाएंगे आलमी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल यूथ लीडर नाफिज होने वाली पाकिस्तानी खातून से, और इसके अलावा आपके साथ शेयर करेंगे मछली के फ़वाइद और सेहत पर और इसके असरात क्या होते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे मंगनी यानी कि एंगेजमेंट की अहमियत क्या है और इसकी अफादियत क्या है। साथ ही आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराएंगे बलूचिस्तान की 14 साल क्लाइमेट चैंपियन जुनैरा बलोच से, और आखिर में हम बात करेंगे हर किस्म की मुश्किलात के हल के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में आसान और आजमूदा वज़ाइफ। लेकिन उसके लिए देखना होगा हमारा कंप्लीट शो, और अगर कुछ मिस हो जाता है तो परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जा सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले फॉलो कीजिए, वहाँ पे अपनी राय दीजिए, उस सेगमेंट को एंजॉय कीजिए और हमें बताइए मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बिला ताखीर जानते हैं मौसम की सूरत हाल, जो कि हमें बताती है नजफ। तो आइए मौसम का हाल जानते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों और सिंध के बलाई अजला में स्मोग और धुंध छाई रहेगी। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात कर लेते हैं तो स्कर्दू में पारा -5 डिग्री तक गिर गया है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की। आपको बताते हैं जहाँ मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम पर, जहां बेशतर अजला में मतला साफ और मौसम सर्द रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 25 और कम से कम 60 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं सवात के दर्जे हरारत की, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र करते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का, जहां अक्सर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 27 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की बात कर लेते हैं। मुल्तान में पारा कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान समेत दीगर इलाकों में रात और सुबह के औकात में स्मोग और धुंध छाई रहने की पेशगोई की है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुबह बलूचिस्तान के मौसम की, जहां बेशतर अजला में मतला साफ रहेगा। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां अक्सर अजला में सूरज का राज बरकरार रहेगा। रोशनियों के शहर कराची का
दर्जा हरारत कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम कश्मोर, सक्खर, जैकबाबाद, टंडो जाम और गिरदो नवा में रात और सुबह के औकात में स्मोग और धुंध पड़ने का इम्कान है। हाल आपने जानी। और मुल्क की सियासत की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में हमने देखा कि रियासत ने अपनी रेड कायम कर दी है, डी चौक को खाली करा दिया है। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पुलिस ने डी चौक में मौजूद मुजाहिरीन और शरपसंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 400 से ज़्यादा शरपसंदों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि पंजाब भर से 800 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलज़मान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा, वायरस, गुलेलें और बॉल बेरिंग बरामद किए गए। हुकूमत के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गाड़ी में बैठकर भाग निकले हैं और इतलात ये हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए हैं। वज़ीर दाखिला खैबर पख्तूनख्वा और इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो मानसेरा में मौजूद हैं और बुशरा बीबी भी उनके साथ हैं और सूबाई स्पीकर जो हैं KP असम्बली के, उनके घर पर वो मौजूद हैं। दूसरी जानिब हम देखें कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान PTI के मुताबिक बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद ही अगला लाहे अमल अब बताया जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सजाद मीर साहब। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एहतजाज था जिसको इन्होंने कहा कि फाइनल कॉल है, लेकिन वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये फाइनल कॉल नहीं बल्कि ये मिस कॉल है, क्या कमेंट करेंगे? मिस कॉल भी बहुत अच्छी होती है जी, मजे की होती है। अगर किसी को कोई मिस कॉल आ जाए तो वो एंजॉय कर सकता है, अगर उसका वो मूड हो, अगर उसका वो मजाज हो। लेकिन यहाँ तो वो मजाज भी नहीं है, मूड भी नहीं है। वो बहुत संजीदा है। उसकी सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, उसके फोन बंद पड़े हुए हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, कारोबार नहीं हो रहे, लोगों को जगह जगह आग लगाई जा रही है और सिर्फ एक ही नारा रखता है कि हम डी चौक पहुंचेंगे, डी चौक पहुंचेंगे। डी चौक क्या चीज है यार? डी चौक पहुंचेंगे और वहां अपने बानी को रहा करके ही वापस आएंगे। ये नारा तो अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली कैफियत बनती। आप बहुत से लोग समझते थे कि शायद सचमुच ये डिटरमेंट होके आ रहे हैं कि डी चौक में बैठ के धरना देंगे और पुलिस वही लाठी डंडों के साथ, इनके लाठी डंडों गलेलों और इनके शैलों का मुकाबला करती रहेगी। उन्हें पहले ही बता दिया गया था, सब लोग ये कहते थे, सब तज्जिया नगारों की राय ये थी कि पुलिस अगर चाहे, फौज अगर चाहे तो सिर्फ एक दिन के अंदर नहीं बल्कि चंद लम्हों के अंदर सारे मजमे को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और वो हुआ। आगे इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ये PTI की फाइनल कॉल थी, अब PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो अब PTI के पास इसके बाद क्या ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं? जितने लोग क्रिटिकल लोग थे PTI के, वो इस कॉल को फाइनल कॉल कहना नहीं चाहते थे। अच्छा। वो धमकी देने के, दबाव डालने के लिए तो चाहते थे, लेकिन चाहते थे कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कॉल का ऑफ हो जाए, कोई जगह हम तय कर लें, कोई दूसरी जगह करके प्रोटेस्ट कर लें, लेकिन इस बात से हम अपनी जान छुड़ा लें। हत्ता के अली अमीन गंडापुर के बारे में भी ये राय थी कि वो भी ये चाहते थे, लेकिन बुशरा बीबी टिकी अड़ी हुई थी। उनको गालबन उनके सितारों ने बता दिया था कि 24 तारीख बड़ी मुकद्दस दिन है और इस दिन कोई क़यामत टूट पड़ेगी, और वो टूट पड़ी, उन पर टूट पड़ी। और जितनी उनकी थी जो नजर आती थी, वो जिस तरह दंदनाती हुई चली आ रही थी, लगता था कि वो दौड़ती हुई शेरनी जो है डी चौक पहुंचेगी और कोई रास्ता नहीं होगा हुकूमत के पास सिवाय इसके कि इमरान खान को रहा करे। वो सारा नाकाम हो गया। अब हो सकता है कि हलीमा खान जो है वो आपने बड़ी अहम बात की कि मतलब अली अमीन भी जाने को राजी नहीं थे, लीडरशिप भी जाने को राजी नहीं थी। शेर अफजल मरवत का बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं और अली अमीन इस बात पे मुत्तफिक थे कि हमने डी चौक नहीं जाना, हमने सिर्फ एहतजाज करना है। अब हमारे कारकुनान जो हैं वो हलाक भी हुए हैं। तो इस सारे एपिसोड में हमने देखा कि बुशरा बीबी जो हैं वो लीड कर रही थी और वही अहकाम दे रही थी। उनके सियासी किरदार को आप कैसे देख रहे हैं अब आने वाले दिनों में इस एहतजाज के बाद? मुझे तो ये लगता है कि पहले तो ये ख्याल है कि ये नई बात नहीं है कि पार्टी वही करती है जो बुशरा बीबी कहती है। पार्टी से वही मुराद इमरान खान,
इमरान खान बुशरा से पूछ कर उनकी फाइलें और तस्वीरें दिखाकर तकर्रियां करते थे और सब कुछ होता था। इसको रूहानियत कहा जाता था। कुछ लोग कहते थे रूहानियत नहीं है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्टें हैं जिनकी बुनियाद पर सारा काम करती हैं। लोग उन पर इल्जाम लगाते थे, खुद वो कॉम्प्रोमाइज है। अब लोगों को और शक पड़ गया होगा, पता नहीं ये किसी के कहने पर इमरान खान को डिग्रेड कर रही हैं, उनको परेशान कर रही हैं ताकि वो और फंसे सूरत हाल में, और फंस के और जेल में रहे और इनका दंदलाती फिरें और चलता रहे इनका इक़्तिदार। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इनका इक़्तिदार इसके बाद ज़वाल पजीर हो जाएगा, हलीमा खां का शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस तरह की कुछ सूरत पैदा होगी, लेकिन ये पूरा नक्शा जो है ये पार्टी को मजीद तितर बितर, यानी ये कौन सोच सकता है कि अगर रियासत चाहे तो एक डी चौक से वो चंद हजार भी लोग हों तो उनके मजमे को मुंतशिर नहीं कर सकती, तो कौन सोच सकता है। और फौज जब कह दिया गया है कि शहर फौज के हवाले कर दिया गया है, तो क्या आप इंतजार कर फौज आए और गोलियां चलाए? और ये वो आप कहना चाहते थे कि वो जो 9 मई का वाकया हुआ था और ये कोर कमांडर हाउस में और दूसरी जगहों पे GHQ में क्यों गोली नहीं चलाई, फौज ने क्यों नहीं रोका? क्या आप इस इंतजार में थे? तो भाई हर बार नहीं, आपने रेंजर के 3 आदमी 4 आदमी मार दिए और उन्होंने उसका जनाजा आर्मी चीफ ने पढ़ा, हमारे जो वज़ीर आज़म उन्होंने पढ़ा जी। वहां साफ जो होना था हो गया। अब इससे आगे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और रियासत को अंडरमाइन ना करे। अच्छा सजाद साहब, आपको नहीं लगता कि हिकमत अमली में भी मसला था? जहां से अहकामात आ रहे थे वहां तो मसला था ही, अगर संजानी मोड़ या फिर जो कुलसूम प्लाजा था वहां तक ही रुक जाते, या फिर जो पेशावर मोड़ की तजवीज़ थी हुकूमत की जानिब से वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर चले जाते तो एक फेस सेविंग मिल जाती, कम से कम ऐसी हजीमत तो ना होती। फेस सेविंग की बात है, फेस सेविंग हो जाती, लेकिन मसला ये है कि ये सारी एक्टिविटी जो है ना, ये एहतजाज की और लोगों को लेकर निकलने की, इसकी एक हद है। और इस पार्टी के लोग ऐसे इनकलाबी नहीं हैं कि वो चले आए और इनकलाब बर्पा कर दें। ये लोग बड़े नाजों के पले हुए लोग हैं, इसमें कुछ लोग इनकलाबी हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन नाजों के पले हुए लोग कोई सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत भी है और उस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने कुछ इंतहा पसंद दहशतगर्द तशद्दुद करने वाले अफगानियों को किराए पे दे रखा है और वो गुलेले थामे और पता नहीं असला लिए साथ साथ चलते हैं। अभी तो डिटेल आएगी कि कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे शामिल थे, कौन कहां से पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया। अब बार बार हम कहते हैं यूं नहीं था, यूं था, यूं नहीं था, यूं था। भाई ये बात मान लेनी चाहिए कि ये अफगान तालिबान को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के ताल्लुकात अपने अफगान भाइयों के साथ खराब कर रहे हैं, बल्कि उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बहुत सी सूरत को और मजीद बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल सज्जाद साहब, आपने सारी सिचुएशन को काफ़ी प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया है। ज़रा इस हवाले से भी हमें बताइए कि अब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने होंगे? हुकूमत को अपनी मईशत को बेहतर करना पड़ेगा, सिक्योरिटी को और मजबूत करना पड़ेगा। ये जो है ना ड्रामा लगाना कि चल पड़े हैं, जमाना हो गए हैं, कंटेनर चल पड़ा है, भाई ये आखिर रियासत है, रियासत उनको वहां भी रोक सकती है। कुछ सूबाई हुकूमत का सिर्फ मामला नहीं है। जब फौज को हुक्म दे दिया जाए कि कोई दहशतगर्दी, कोई तशद्दुद के, सजाद साहब बिल्कुल फौज तो रोक सकती है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि 3 कुदरती मकामात ऐसे थे जहां से हमें एज हासिल था और हम बआसानी रोक सकते थे, लेकिन वहां नहीं रोका गया। तो ये बाद में अब तयन किया जाएगा कि किसकी क्या कमी बेशी थी, क्या कोताही थी। एक तो सिंपल वजह थी कि एक गैर मुल्की मेहमान जो था आपके मुल्क में मौजूद था, उस वक्त आप ये ड्रामा नहीं खिलाना चाहते थे। आप उनको बार बार कहते थे मुज़ाकरात कर रहे हैं। व्हाइट हाउस वाले कहते थे कि इस्लामाबाद वाले ह्यूमन राइट्स का एहतराम करें और इन लोगों को कह रहे थे कि भी आप भी जो है तशद्दुद दहशतगर्दी ना करें। उन्होंने नहीं सुना, सुन लिया। देखिए ना, ये भी तो एक इमेज बनाने वाली बात होती ना। इन्होंने इमेज बनाया कि हम जमहूरी कदरों का एहतराम कर रहे हैं, उन्होंने इमेज बनाया कि हम किसी बात की परवाह नहीं करते। हमें यही परवाह नहीं कि गैर मुल्की मेहमान यहाँ आया हुआ है, हम उस मेहमान की मौजूदगी में मुल्क को बुरी सूरत हाल से दो चार कर रहे हैं। यानी एक तरफ वो अपने मेहमान को शाया दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपने शहीदों का जनाजा पढ़ने के लिए, उनका कंधा देने के लिए वो चिकलाला पहुंचे हुए हैं वज़ीर आज़म आपके।
तो ये सूरत कोई दुनिया आकर देख रही है आगे, यानी ये सूरत कोई, मैं हमेशा कहता हूँ डेस्परेट अटेम्प्ट है इमरान की। इमरान को अब नजर आ गया है कि आसानी के साथ और कोई पार्टी के रोब और जोब के साथ कह के मैं करके दिखाऊंगा, उस तरह उन्हें रहा करने वाला नहीं है। अगर उन्हें रिहाई देनी है, अदालतों के पास जाएं, अपना मुकदमा लड़ें, अपना केस लोगों के सामने पेश करें। केस पेश कर एक तरीका है, दूसरे मुल्कों में अपनी लॉबी इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी मेरे ही प्रोग्राम में ब्रिगेडियर फारूक हमीद ने कहा कि वो उस वक्त अताशी थे, पाकिस्तान के सलामती के अताशी थे, दफा के अताशी थे, कि फलां साहब बयान दे रहे थे, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग बैठे चेक लिख रहे हैं $300 के। तो मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम कि यहाँ जब बयान दिलाए जाते हैं तो फंडिंग की जाती है। तो लॉबी का तरीका, खत्म लिखने का तरीका, जो सारा मामला था, जमहूरियत का डोंग अपनी जगह है, लेकिन उसका तरीके तो उनके हम मुसल्लमा है। लेकिन सजाद साहब फिर इसका दूसरा रुख अगर देखें तो फिर हम ये तो कह सकते हैं ना कि उनकी हिकमत अमली अच्छी है तहरीक इंसाफ की, कि उन्होंने लॉबिस्ट हायर कर रखे हैं, वो लॉबिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो हुकूमती जमातें हैं इन्हें भी फिर काउंटर करना चाहिए, इन्हें भी इस तरह के लॉबिस्ट हायर करने चाहिए। नहीं, हुकूमती जमातों को यह ख्याल है कि इसका कोई फायदा नहीं होता। अच्छा। और उनको कई मिसालें भी देते आए हैं कि पैसे दे के लोगों ने खतूत लिखे, लेकिन उसका क्या अंजाम। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अपना पैसा खर्च कर दें, तमाशा लगा लें, देख लें। हाँ, ये बात कहा जाता है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उस तरह शायद यहाँ तो खारजा ऑफिस में हमारे अब भी वो लोग मौजूद हैं जो कि PTI के बारे में साफ नजर रखते हैं। यहाँ खारजा पॉलिसी सचमुच इस काबिल नहीं है कि वो मुल्क का इमेज और मुल्क का दफा जो है बेहतर तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सके। इसमें कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये है कि इस वक्त सूरत ये है कि वो उनकी हैसियत, उन खतूत की हैसियत, उन बयानात की हैसियत, उन करारदादों की हैसियत सिवाय इसके कुछ नहीं है कि दुनिया जानती है कि वो लॉबिस्ट के जरिए कराए जाते हैं और उसके लिए पैसे दिए जाते हैं और पैसे देकर जमहूरियत का सर बुलंद किया जाता है। अच्छा सजाद साहब, जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि अब आपको क्या लगता है कि क्या तहरीक इंसाफ दोबारा से अपनी ताकत को यकजा करके फिर से इस्लामाबाद का रुख कर सकती है, या अब कुछ माह तक तो इसका कोई इम्कान नहीं? मेरा ख्याल अगर रुख करने की कोशिश करेगी तो उनके लिए मुश्किल ज्यादा होंगी। इस वक्त एक एडेड अट्रैक्शन ये थी कि मुझे भी खुद उसमें शामिल हो रही थी। जी हाँ। लेकिन वो भी खत्म हो गई और वो भी अब मानसरा में बैठी हुई है अपने स्पीकर के घर पर और अपने चीफ मिनिस्टर के साथ बैठी नाश्ता कर रही हैं और उसके कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बस ये अट्रैक्शन जो थी ये भी खत्म हो गई। उनका ख्याल था कि वो देखकर ही गोया कभी छिड़ जाएगी। वो पता नहीं किस चीज का व्रत कर रही थी, क्या दूध पड़ रही थी, क्या जादू कर रही थी, क्या रूहानियत कर रही थी। मुझे तो इस रूहानियत की समझ नहीं आती। इस्लाम का बड़ा थोड़ा बहुत मुतालिया है, मुझे कोई समझ नहीं आता कि रूहानियत क्या है। बाबा फरीद की दरगाह का बाहर अपनी निस्बत ज़ाहिर करते हैं ये लोग, लेकिन ये कैसी निस्बत है जिसका बाबा फरीद के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। ये जो टोटके और तरीके उन्होंने इख्तियार कर रखे हैं और जो बनाते हैं कि जिसको रूहानियत का नाम देते हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस्लाम के जो बड़े सूफी हैं, बाबा फरीद जैसे, या बहादुर जिक्र मुल्तानी जैसे, या दाता जैसे, उनके यहाँ इस चीजों की कोई गुंजाइश नहीं मौजूद है। बिल्कुल सजाद साहब, आपने ये बड़ी दुरुस्त बात की है, बड़ा आपने अच्छा पॉइंट जो है वो रेस किया। सर लास्टली इस बात पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि जो सूबाई हुकूमत है KP की, वो क्यों अपनी जिम्मेदारियों से इतनी गाफिल है और उन्हें सिर्फ जो है अडियाला जेल से जो है ना वो मकसद है, उसी से सरोकार है। कुरम में इतना बड़ा जो है वो मामला हुआ और इतने बड़े पैमाने पर हमने देखा कि हलाकतें हुई, तो वहां पर ये क्यों तवज्जो नहीं दे रहे और सिर्फ इनका जो रुख है ये अडियाला की जानिब ही क्यों है? असल में वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बहुत से लोग कहते हैं, ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं, लफ्जों में कहूँ तो शायद एजेंसियों के आदमी हैं, वो किसी और का खेल रहे हैं। और इमरान भी चाहते हैं कि वो खेल खेलते रहें ताकि उनका राब्ता एजेंसियों से रहे और उनको कोई कंसेशन हो सके। लेकिन इस वक्त बुशरा बीबी ने तो वो खेल जो था बिल्कुल तड़पट कर दिया। उसका आगे करो, अली अमीन को आगे करो, पीछे को जाता है, जाने लगा, बोतल मार दी, कुछ कर दिया और फंसा के उसको आगे ले गई और आप भी आगे गई, फिर इकट्ठी भागी। फिर भागने का रास्ता कोई नहीं था, एक ही गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में दोनों भाग के मखतूम का गए
तो ये सूरत अब वहाँ से हो जानी चाहिए साहब। बिल्कुल, जो कारकुनान हैं उन्होंने भी देखा और फिर जब अली अमीन और बुश्रा बीबी वहाँ से रवाना हो गए, अब एक ही गाड़ी में कारकुनान भी अपनी गाड़ियाँ छोड़कर वहाँ से चलते बने। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, आपके कीमती वक्त का, आप अपना तज्जिया दे रहे थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद कुछ दिलचस्प सेगमेंट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। कोऑप कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम ये हर साल मुनक्किद की जाती है। और इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक अगर हम आपको बताएं तो इसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले है उससे मुतालिक अहम मुआहदे जो हैं वो होते हैं और स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो तैयार की जाती हैं, हिकमत अमली तैयार की जाती हैं, डिस्कशंस होती हैं, पैनल डिस्कशन होती हैं और उसके अलावा सब अपनी अपनी जो तजावीज़ हैं वो सामने रखते हैं। इस साल होने वाली आज़रबाईजान में मुनक्किद COP 29 कॉन्फ्रेंस का मकसद कार्बन के अखराज को कम करना, मौसमियाती बहरान से मुतासरा ममालिक की मदद और साफ तवानाई के मंसूबों पर काम करना था। तो नाजरीन, ज़ाहिरी बात है, ये काबिल फ़ख्र बात है कि COP 29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 14 साला ज़ुनैरा बलोच ने की है और दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरात पर संजीदगी से सोचने पर मजबूर किया। ज़ुनैरा ने इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से मौसमियाती तालीम और साफ़ पानी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तजवीज़ भी पेश की हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की कम उम्र तरीन क्लाइमेट चैंपियन ज़ुनैरा क़य्यूम बलोच। ज़ुनैरा, वेलकम टू सोनो पाकिस्तान, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। ज़ुनैरा, मुझे सबसे पहले तो आपसे ये जानना है कि आप अभी भी मुझे यूनिफॉर्म में नज़र आ रही हैं, तो गालिबन आप कहीं स्कूल में हैं या स्कूल से आ चुकी हैं। बताएं किस क्लास में आप पढ़ती हैं और COP 29 के लिए आपका इंतखाब कैसे किया गया, एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जी मैं हब में पढ़ती हूँ। आई एम फ्रॉम हब बलूचिस्तान एंड मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना जो है जर्नी स्टार्ट किया PRC से, जो एक यूनिसेफ का इनिशिएटिव था और इसमें जो है मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने रिसर्च किया पूरे हब में फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। बिल्कुल ठीक। ज़ुनैरा, हमें ये बताइए, आपका ताल्लुक़ तो बलूचिस्तान से है, तो हमें ज़रा इस पर थोड़ा सा नज़र डाल के बताइए कि बलूचिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखती हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? मुझे जैसे लगता है कि हमें जो है यूथ को जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे जो है ये चीज़ें कम से कम टैकल हो सकती है। जैसे कि कोई हाई लेवल पैनल डिस्कशंस वगैरह, इनमें भी जो है यूथ को डालना इट्स वेरी मैंडेटरी और अवेयरनेस कैंपेन्स देना बच्चों के लिए एंड ये ज़्यादा मैंडेटरी है। इसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज टैकल तो नहीं हो सकता बट वी कैन रेज अवेयरनेस थ्रू दैट। अच्छा ज़ुनैरा, ये बताएं कि आपने COP 29 में माहौलियात के हवाले से कौन से अहम मसाइल थे जो उजागर किए, ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान को दरपेश हैं, और उस कॉन्फ्रेंस में जो शरीक लोग थे उनके क्या तासुरात थे? एक्चुअली मैंने जो है स्पेशली जो है फ्लड्स और हीट वेव्स के बारे में बात की बिकॉज दैट आर द नॉर्मली क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स जो लाइक वी आर फेसिंग। सो जो है मैंने स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में बताया और डिफरेंट जो है मैंने इश्यूज को हाईलाइट करके बलूचिस्तान को मैंने प्रेजेंट किया। But like it was a thing that they were like really shocked about that also क्योंकि एक तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती, तो लाइक उधर अगर भी उधर लाइक क्लाइमेट चेंज इज जो है वो पूरा लाइक एक ग्लोबल इशू है, तो लाइक उनके पास लेकिन रिसोर्सेज है जहाँ लेकिन इन कंपैरिजन हमारे पास नहीं है। सो इट वाज लाइक रियली शॉकिंग फॉर देम। अच्छा ज़ुनैरा, मुझे ये बताइए कि आप अपने ख़ानदान में पहली लड़की हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं, तो ज़ाहिर बात है आपको बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया बिसाइड्स पेरेंट्स? I must say like my mother, she has supported me a lot and through my whole journey to motivating me to go forward. So yeah, she. अच्छा ज़ुनैरा, ये बताएं कि आपको ये काम करने का ख्याल किससे आया, आप किससे मुतासिर होके आपने ये सिलसिला शुरू किया? Actually, I must say कि no one, because मैंने जो है खुद से स्टार्ट किया, like I want to do something different and unique. ज़ुनैरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने बताया कि COP 29 में आपने शिरकत, आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, लोगों ने किस तरह से आपको वहाँ पे वेलकम किया, किस तरह से सराहा। और सुनो पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस एजाज़ के लिए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं और ये न्यूज़ है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में हालिया मुजाहिरों और कंटेनर्स की भरमार के दरमियान
एक दूल्हा दुल्हन ने अपनी शादी के फोटोशूट को नाकाबिले फरामोश बना दिया और वो कंटेनर्स के बीच में और बंद रस्तों पर निहायत स्टाइल से तस्वीर खिंचवाते नजर आए और सोशल मीडिया पर ये वायरल देखें जी, तैयारी जो है ना ये जाया नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। कैमरे की आंख में कैद होनी चाहिए। हाँ। चाहे बैकग्राउंड जो भी है, जो भी हालात हैं, आपने एंजॉय करना है, आपने खुशी मनानी है। देखिए खुशी का मौका है और दोबारा ही आना नहीं है, आपको पता है टाइम ऐसा स्पेशल डे है ना उनका। और आपको पता है उज़ैर, बहुत सारे लोगों ने देखकर ये सोचा कि ये क्रिएटिविटी है या कोई मजबूरी है। मतलब इधर के लोग तो समझ गए हैं कि ये बामरे मजबूरी है, लेकिन कोई बाहर देखेगा तो वो कहेगा यकीनन ये कोई क्रिएटिविटी है। वैसे इस फोटोशूट को क्रिएटिविटी और मजबूरी हम दोनों का ही हसीन इम्तिजाज कह के जो है ना फैसला दे देते हैं। इस मौके पर दुल्हन ने, हमने देखा कि शानदार गाउन पहन रखा था और दुल्हा जो थे वो भी मुकम्मल हमें तैयार लग रहे थे। कोई उनकी तैयारी में कमी पेशी नहीं थी। उन्होंने कहा मुल्क में जो मर्जी हो रहा है, हाँ हमने जी, वो अपनी आप देख सकते शादी हैं कि उन्होंने मनानी है। खूबसूरत सा कलर का पैंट कोट पहना, लाइट कलर का टाई लगाई हुई है। क्या बात है। तैयारी पूरी है, ग्लासेस उन्होंने लगाए हुए हैं, धूप है, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है जनाब। वो शानदार तरीके से अपना जो शूट है ना वो मुकम्मल उन्होंने करवाया और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इसको। बिल्कुल, और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ का पैगाम भी दिया है कि खुशी मनाने के लिए, खुशी के मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए आपको कोई अलहदा से इवेंट और माहौल नहीं चाहिए। आप अपनी खुशी को मौके पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, देखें पॉजिटिव साइड पे देखनी चाहिए। यानी इन कंटेनर्स ने उनकी शादी के फोटोशूट को यादगार बना दिया। बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। वाने इकबाल लाहौर में कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफ़तों को उजागर करना था। हमारी नुमाइंदा ने वहाँ पर मौजूद लोगों से गुफ्तगू की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई। आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं दुआ शकील की जानिब, और उन्होंने कुछ काम किया, मेरा ख्याल है पहले वो देख लिया जाए। क्या बात है, ज़रूर। इकबाल में जहाँ पे रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। कल्चर फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं और बड़ा ही रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है और डिफरेंट कल्चर्स को जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ जो है मुख्तलिफ कल्चर्स को रिप्रेजेंट करती हुई ड्रेस अब लड़कियाँ जो है मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो हम एक सिंधी लड़की से बात करते हैं, सिंधी कल्चर में आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताना कि ये कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद हुआ है, पढ़ाइयाँ करते हैं बच्चे, फिर उसके बाद इस तरह के इवेंट्स बहुत कम होते हैं, तो किस तरह बता रही हो कल्चर फेस्टिवल किस तरह मुआवन साबित होता है स्टूडेंट्स के लिए? काफ़ी बेनिफिशियल होता है ये वाला हमारा इवेंट, क्योंकि इसमें हम कल्चर्स को प्रमोट करते हैं और हमें पता लगता है कि हमारी पहचान क्या है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें पता होना चाहिए कि हमारे कल्चर्स क्या हैं। जहाँ पर हम इतनी इंटरनेशनली एजुकेशन गेन कर रहे हैं, वहाँ पर हमें चाहिए कि हम अपने कल्चर्स को भी प्रमोट करें। अब एज बीइंग मैंने सिंधी प्रमोट किया हुआ है, तो सिंधी में अजक बहुत फेमस है, उनका डिज़ाइन, उनका टेक्सचर इतना अच्छा है कि वो हमें प्रिटेंड करता है, हमें इंटेंशन फील होती है उससे, और एक अच्छा कल्चर है ये। अच्छा, और मेरे साथ यहाँ पे पख्तून कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती हुई लड़की नज़र आ रही है, इनको भी, इनसे भी पता करते हैं। अच्छा, मुझे बताना कि आप आज पख्तून लड़की बनी हुई हो, तो किस तरह रिप्रेजेंट कर रही हो, किस तरह बता रही हो कि बहुत कम मुझे नज़र आ रही है पख्तून लड़कियाँ यहाँ पे? जी, जैसे कि आपको पता है, एक तो ड्रेसिंग से पता चलता है, दूसरा हमने अपने स्टॉल पे खाने की वैसी चीज़ें लगाई हैं और वैसे ड्रेसेस और सारा कल्चर को शो किया है कि हम अपने कल्चर से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे आखिर में हमारे साथ एक पंजाबी लड़की भी मौजूद है। पंजाब तो हमारा कल्चर है, पंजाब में हम रहते हैं, इनसे जानते हैं कि पंजाबी ड्रेस में वो ड्रेसअप हुई हैं। तो मुझे बताना कि किस तरह ये इवेंट जो है देख रही हो इसको और किस तरह ये बेनिफिशियल है, कल्चर फेस्टिवल होना हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के लिए कैसे साबित है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में कल्चर फेस्टिवल होना चाहिए, कि हमारा पंजाब कल्चर है उसे हम ढोलकी से, परांदों से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ के बच्चों को बताते हैं कि आप अपने कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हो। और पंजाबी खाने भी डिफरेंट, जैसे साग हो गया, मकई की रोटी हो गई। जी बिल्कुल, आप लोगों ने जिस तरह सुना, हमारे साथ जो थी मुख्तलिफ कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थी और पख्तून जिनके अंदर शामिल है, पंजाबी लड़कियाँ शामिल थी और इसके अंदर सिंधी लड़कियाँ भी शामिल थी। और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इवेंट पे स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पे हर कल्चर से जो है मिलता जुलता उनका खाना भी रिप्रेजेंट किया गया है। ढोल की थाप पे जो है वो डांस भी करते हुए लोग यहाँ पर नज़र आए हैं। बहुत ही रंगारंग तकरीब का यहाँ पे जो है इनेकाद किया गया है, मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस भी यहाँ पर की गई हैं और ये तकरीब जो है इसी तरह जारी और सारी है। और स्टूडेंट्स का यही कहना है, हमारे स्टूडेंट्स से बात हुई कि पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के इवेंट्स जो है वो होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि बच्चों का जो है पढ़ाई में भी दिल लगा रहे और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी दिल लगा रहा है। जी, तो बड़े खूबसूरत तरीके से पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। तमाम सूबों की जो सकाफतें हैं उनके रंग हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो प्रोग्राम में मेरा ख्याल अब एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर कुछ और चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। आजकल महंगाई, बिजली और गैस के बिलों से हर शख्स परेशान दिखाई देता है। चेहरे पर ही परेशानी के आसार दूर से दिख जाते हैं। 2 वक्त की रोटी खाना कमाना मुश्किल हो चुका है और कारोबार है कि दिन ब दिन नीचे जा रहा है। कारोबार चल नहीं रहे और अगर कुछ चल भी रहे हैं तो फिर कमाई में बरकत नहीं है। कर्ज लेकर गुजारा करना पड़ता है। तजारती सरगर्मियां कम होने से रोजगार के मौक़ों में भी कमी हो रही है। पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, जो कि लम्हा फिक्रिया है। और ऐसे में उन नौजवानों को मुलाजमत के हुसूल के लिए शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर आप भी कारोबारी और माली मसाइल का शिकार हैं तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हालात में हम कुरान और हदीस से रहनुमाई हासिल करते हैं और मुख्तलिफ वज़ाइफ पर अमल करके माशी और माली परेशानियों से जान भी छुड़ा सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी आमिल कारी शफीकुर रहमान साहब। कारी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में। ये बताइएगा सबसे पहले कि वज़ाइफ की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद और हदीस को देखा जाए, कुरान मजीद में आता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ा। शरी वजीफ़ा अगर उज़ैर भाई 2 लफ्ज़ों में कहा जाए कि अगर शरी है जी तो वो सिर्फ कुरान और सुन्नत से है। बिल्कुल ठीक। अगर आपने शरी कहना है तो वो सिर्फ कुरान और सुन्नत से आपको दलील लानी पड़ेगी। सही। आपको कोई बाबा और कोई इंसान और कोई जिन और कोई फरिश्ता हवाले में पेश नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल की तालीमात में आली जी है भी किताबिल्लाह। आप अपने मसाइल का हल किताबुल्लाह से करो, कुरान और सुन्नत से करो। इरकी हा भी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल से इलाज मुआलजा करो और अपने मसाइल का हल करो। कुरान मजीद भी है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ा। कुरान शिफा है, हर मसले से शिफा है। बीमारी से शिफा नहीं, जहालत से भी शिफा है, नजरियात के सुकम से भी शिफा बड़ा है। खूबसूरत पहलू जाकर किया। बिल्कुल बिल्कुल। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़ा मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन। इसमें भी आप देखें, कुरान ऐसा कोई बोझ नहीं, हदायतनामा है, रहमतनामा है, माफ़ीनामा है, शिफानामा है। और मैं वहाँ शिफानामा पूरा डब्बा पैक, सील पैक पैकेज है कि जो उसके अंदर ज़्यादा चीज़ डाली नहीं जा सकती और असल चीज़ उससे निकाली नहीं जा सकती। ऐसी ज़बरदस्त चीज़ सीनों में भी महफूज है। सीनों में भी महफूज। और शरी दम को अगर इस तरह देखा जाए, वो सिर्फ कुरान और सुन्नत से हो, अल्लाह ताला के अस्माओ सिफात से नबवी तरीके के मुताबिक। ये जो शर्त लगा रहा हूँ ये बहुत अहम है। अल्लाह के अस्माओ सिफात को बनावटी तरीके से नहीं, नबवी और शरी तरीके से करना है। बिल्कुल ठीक। बनावटी तरीके में आप हर आदमी कोई समाद पकड़ लेता है, कोई लफज जी, कोई कहार पकड़ लेता है, कोई जब्बार पकड़ लेता है, कोई वदूद पकड़ लेता है और कोई इस तरह करीम लफज पकड़ लेता है अपने बनावटी तरीके। मसलन जी, या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तागीसी, ये अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना है और इसमें आदम है। कितनी प्यारी तरकीब है और कितना प्यारा जुमला है। आप बताएं, अल्लाह के रसूल से नफीस सलीस ज़बान आपकी हो सकती है? हरगिज़ नहीं। आपके जामे कलिमात आपके अल्लाह के रसूल से हो सकते हैं? आपकी तरकीब अल्लाह के रसूल से जामे हो सकती है? तो आप कौन होते हैं जो अल्लाह के रसूल की तरकीब के ऊपर नई तरकीब लाएं, नए जुमले बनाएं और नए नए आदात बनाएं? मैं वादे तौर पे कहता हूं, जो गैर शरी करने वाले दम है, आप उज़ैर भाई अगर लफ्ज़ों में 1-1.5 मिनट में आपको सारी चीज़ें सुना देता हूँ कि जो गैर शरी दम करने वाले हैं। जी, जरूरी है, ये सबसे बताना पहले बड़ा ये जरूरी है। हर वो दम जिसमें शैतानों के नाम हो या बुद्धू वगैरह, वो कुफरिया या शिरकिया दम है। हर वो दम जिसमें काफरों के नाम हो। आपके दम में फिरौन का नाम कहाँ से आ गया भाई? आपके दम में शद्दाद, हमान और कानून का नाम कहाँ से आ गया? आप अल्लाह के नाम से करना चाह रहे हैं या कानून शद्दाद से? फिर इसके साथ साथ बुतों के नाम, इसके साथ आप अंबिया के नाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम या इसी तरह दीगर अंबिया, इंसानों के नाम, जिन्नों के नाम, फरिश्तों के नाम। जहां ये नाम आएंगे वहां समझ लो कि ये आदमी रॉन्ग नंबर और ये बिल्कुल ठीक है। ये जिस तो तरह बड़ा आपने आपने कि आसान तफसील तरीका में बताया। बताया ना, आम इंसान को तो ये तो पता ही नहीं होगा कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, किस रास्ते पे लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और है जिसके अंदर कलमा कुफर हो, कलमा शिरक हो, कलमा बिदत हो, कलमा मजहूल हो। हम कितनी वादे और साफ गुफ्तगू कर रहे हैं अपने सामीन के लिए, उनको किसी जगह समझने में, सुनने में मसला ना आए। आप इल्मुल अदाद लिख देते हैं जी, 786 है। मैं अल्लाह से डर के प्रोग्राम में कहता हूँ, जिस आदमी ने घर में लटकाया हुआ है जी, या जिसने 786 दुकान या
किसी कंपनी का नाम गाड़ियों रखा। का नंबर खरीदते हाँ, हैं, गाड़ियों का महंगा तरीन नंबर होता है ऑप्शन में। 786 कुफर है, कुफर लिखना। अच्छा, वो कुफर। कैसे? मसलन जी आपको अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूल कायनात ने आपको फरमाया कि अल्लाह के नाम से शुरू करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बाग और इसी तरह इसम अल्लाह रहमान रहीम, मुझे हर लफ्ज़ के क्या मिल रहे हैं, नेकियां मिल रही। बिल्कुल ठीक है। आपने कभी दुनिया के किसी कलाम में किसी मकतबा फ़िक्र की किसी नाशर को देखा हो कि वो उसने जुर्रत की हो कि कुरान मजीद की बिस्मिल्लाह की जगह 786 लिखे? लोग जूते मारेंगे। 786 ठीक है। बिल्कुल। मेहमान आते हैं, हम कहते हैं आए जी 7 बिस्मिल्लाह, कभी आए, कभी कहता है आए जी 786। मेहमान को 786 कभी नहीं, किसी ने कभी नहीं सुना। कभी आपने किसी कारी को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 786 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 786 अलिफ लाम हरगिज़ नहीं मीम। सुना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज ना चल नहीं सकती। अच्छा कारी साहब, जी मुझे ये बताइए कि वज़ाइफ की हम बात करें, इस पर डिस्कशन करें। आपके अमूमन बहुत सी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, खुशी के, नज़र लग जाना, आपको तंगदस्ती है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा, तो आप वज़ाइफ पढ़ते हैं, किसी का भी दिया हुआ। कोई अगर बेहतर वज़ाइफ भी है तो उसको कबूल होने का अरसा या पेशेंस कितनी हमें रखनी चाहिए? क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हम यहाँ से सजदा करते हैं और अगले दिन ही हम अल्लाह से तवक्को करते हैं कि हमारी वो जो लिस्ट थी जो हमने आपको बताई थी हम कहते हैं वो जनाब, कबूल कर दे। इधर हाँ। वजीफा इधर नतीजा। हाँ जी। नहीं, इधर काल इधर धमाल। जी। ये भी अच्छा है। बासन इधर रस्म इधर डोली, हाँ जी। महबूब बोले आपकी बोली। हाँ, अब देखना ये जुमले खाम खा धोखा और दजल देने के लिए बिल्कुल है। बिल्कुल। आप यकीन करें, बैतुल्लाह तामीर हुआ, अल्लाह के पैगंबर हबीब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बाना वबास फीहिम रसूला, या अल्लाह मैंने इदारा यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज तो बना, ये यूनिवर्सिटी बना दी है, तालीम व तालम का अल्लाह तेरा घर बना दी, इसके अंदर कोई ऐसा मुअल्लिम, ऐसा जिम्मेदार भेज जो यतलू अलैहिम आयाती, रीडिंग भी कर सके और इसी तरह उनका तज़किया और तरबिया भी कर सके और उनको तालीमो हिकमत की किताब की तालीम भी दे सके, तालीमो तरबियत भी कर सके। ये आप अंदाज़ा करें, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अल्लाह के रसूल का ज़माना तकरीबन 3000 साल का बनता है। Exactly. ये सबसे बड़ी दुआ, जिस दुआ की बरकत से रसूल कायनात आपको तोहफे में मिल रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो 3000 साल लगे हैं। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम देखें कि वो 84 साल के बाद बूढ़ा बाबा औलाद की दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला औलाद दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुआ से मुस्तगनी हो गए थे, दुआ उन्होंने की नहीं थी। हमारे लोग असल में पता है क्या है, ना मर्द का मसला पता होता है, ना मसले का पता होता है, ना किसी चीज़ की तशखीस होती है। मसलन कोई आदमी किसी की टांग 4 जगह पे टूट गई है, वो 1 हफ्ते में सेट नहीं कर सकता। कैंसर का पेशेंट 1 हफ्ते में सेट नहीं हो सकता, ये वादे है। किसी को डॉक्टरेट की डिग्री प्ले क्लास से नहीं मिल सकती। आप जिस तरह का मसला रख रहे हैं अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अल्लाह का तरीका है, अल्लाह आपको देखता है। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके लिए लिखा गया है कि ये मसला है, इस मसले में 50 आंसू है, जब उज़ैर और नजब 50 आंसू बहा दें उनका मसला हल हो जाए। अब ये 50 आंसू आप हफ्ते में बहा लें, 50 आंसू आप महीने में बहा लें, 1 घंटे में 1 घंटे में बहा दें। आप दर्दे दिल से आप देखें, आयत करीमा है। उज़ैर भाई, ये भी मैं बात दावे से कह सकता हूँ, किसी एक शरीयत के मसले में 100 से ऊपर तादाद नहीं है किसी वजीफे की। हमारी 1,000 की तस्बीहें बनाई हुई है, लंबी तस्बीह, बस वो क्या 1,000 तस्बीहात। चलें, आप कुछ ना मुख्तसर बताएं हमारे देखने वालों को, उनके लिए आसानी करें, जिसके लिए हम आपको ज़हमत देते हैं। मौशी तंगदस्ती बड़ी है, कारोबार में मतलब वो चल नहीं रहे, मुल्की हालात भी हैं, उसमें अगर कहीं कमाई हो भी रही है, बरकत नहीं है, उसके लिए जरा कोई तंगदस्ती से बचने के लिए कोई वजीफा बता दें। तंगदस्ती से बचने के लिए बेशुमार अल्लाह के रसूल ने वज़ाइफ दिए हैं। उसमें सबसे पहला वजीफा इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसको कसरत से पढ़ें, रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़ ले,
ठीक है, अल्लाह किसी के भी रसूल- वक्त आप पढ़ किसी सकते भी हैं, कोई वक्त मखसूस नहीं है लेकिन इसमें। वहां पता है क्या, अपने आप को बतौर मुजरम भी पेश करना है, हाँ जी, अपने आप को बतौर फकीर भी पेश करना नफी है, करके अपनी अपने जात आप के। को बतौर आजिज भी पेश करना, और उससे हई और कय्यूम और उससे गनी बादशाह कहना है। ए गनी बादशाह, ए बादशाहों के बादशाह, ए शहनशाहों के शहनशाह। आज बंदा फकीर उस दर और घर के सामने दो जानों बैठ गया है जिसका फकीर कभी खाली हाथ नहीं बजाता। क्या बात। आप दिल में दर्द पैदा करें, दिल की दुनिया में दीन पैदा करें और उससे पूरी उम्मीद और यकीन पैदा करें। यकीन करें अर्श को अल्लाह आपके सामने ला के रख देता है। इस तरह कोई आदमी पहाड़ों के चोटियों पे, समंदर की गहराइयों में भी छुपा हुआ लुकमा आपके मुकद्दर का वो छुपा हुआ है, तो अल्लाह ताला वहां से ऐसे खींच के ले आएगा। बेशक, और बेशक। एक दुआ कोई शक बहुत नहीं। जबरदस्त है, जी, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। आगे लफ्ज़ है रहमानुद दुनिया वल आखिरा। ये नाजरीन ये दो लफ्ज़ याद रखें, गूगल जी। करेंगे तो आपको मिल ठीक जाएगी। है। हम इंटरनेशनल हवाले देते हैं, कोई ऐसा नहीं है मेरी किताब मेरे घर में मेरे हाँ जी, मकतबा अपने कोई फ़िक्र किताबचा से- छापा हाँ, हुआ है बस आप। रहमानुद दुनिया वल आखिरा व रहीमुहुमा तूतीहिमा मन तशा। इस वजीफे के पढ़ने के बाद और अल्लाह मकफिनी बेहलाली का हरामी ये 7-7 दफ़ा सुबह शाम पढ़ लें, अल्लाह के फजलो करम से लाखों नहीं करोड़ों रुपए के नीचे भी आप दबे हुए हैं, अल्लाह ताला आपकी क्या काया बात। पलट देगा। वाह वाह, अच्छा सुभान अल्लाह। कारी साहब ये बताइए कि जैसे कि आप जानते हैं, चाहूँगी कि हमारी रहनुमाई करें इस हवाले से। हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क कर्ज़ों में है और कहा जाए इंडिविजुअली भी देखा जाए तो हम में से बहुत सारे लोग कर्ज़ों का शिकार हैं, देना चाहते हैं लेकिन उसमें पैसे नहीं जमा हो पाते। क्या वजीफ़ा पढ़े, क्या ऐसा कुछ करे कि इसमें देखें, मदद मिले हमें अल्लाह इसके लिए की? वजीफा नहीं, इसके लिए सबसे पहले तो इज्तिमाई तौबा है। तौबा। तौबा 2 रकत नमाज तौबा। जिस वक्त देखें हमें हमारे साथ हुआ कुछ इस तरह का जी। कि जिस वक्त अगयार ने हमारे साथ जंग खेली, उसने देखा कि ये हम किसी भी जंग में इनसे जीत नहीं सकते, किसी जंग से इनसे जीत नहीं सकते, चाहे आप डिजिटल सिस्टम में हो, चाहे मैदानी हो, नजरियाती सरहदें हो, चाहे ज़मीनी सरहदें हो। उन्होंने कहा क्यों ना हो कि इनके साथ जंग ही अल्लाह की लगा दी जाए। जब बंदों की जंग बंदों से थी तो अल्लाह ने इनको हर किस्म की रहमत से नवाजा हुआ था। इन्होंने जब जंग लगाई अल्लाह से सूद की शक्ल में, हाँ। बिल्कुल, तो फिर अल्लाह से जंग लगाने वाला कभी भी जीत नो नहीं डाउट। सकता। ये अब जी 2 जगह पे पूरी शरीयत में, पूरे कुरान और सुन्नत में 2 जगह पे अल्लाह ने ऐलान जंग किया है। उसमें से एक सूद खाने वाला हाँ जी, और दूसरा वो आदमी जो अल्लाह के किसी नेक बंदे को बेजा तंग करने वाला। इन दोनों के साथ खाम खा उलझना ये जंग है अल्लाह ताला के साथ। और वैसे भी अगर देखा जाए, मैं आपको बताऊं, बैंक 4 बुनियादी काम करता है जी। और ये चारों काम इस्लामी काम है। मसलन बैंक बहुत बड़ा दावेदार है कि मैं अमीन हूं, मुझे लाख दो, करोड़ दो, अरब दो, मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत दूंगा। कैसा है? इस्लाम में क्या है, ला दीन लिमन ला अमानत लहू। उस आदमी का सिरे से दीन से ताल्लुक ही कोई नहीं जो आदमी अमीन ना हो। तो ये भी हमारी शिक इन्होंने चोरी की है। दूसरी चीज ये है कि ये अपने आप को बहुत बड़ा खैरखा साबित करता है कि मैं आपको कर्जे देता हूं। हाँ जी, कर्जे दे, पहला है अमानत, जी। दूसरा है कर्ज। आप यकीन करें ये इस्लाम की 10वीं शिक पे आती है कर्जे वाली। मसलन अच्छा, पहले नंबर पर इस्लाम कहता है कोई गरीब आदमी है उसको ज़कात दो, हाँ जी, फिर ज़कात के बाद दूसरे नंबर पर उसको सदका दो, तीसरे नंबर पर उसको हिबा दो, हिबा करो, चौथे नंबर पर उसके लिए वक्फ करो, 5वें नंबर पर उसके लिए कोई तोहफे तहैफ दो, 6ठे नंबर पर उसको अखुवत भाईचारे के नाम पे इकट्ठा करो, 7वें नंबर पर उसको मदारबत के नाम पर लाओ कि मेहनत तेरी बिजनेस मेरा, और इसी तरह 8वें नंबर पर यह है कि मुशारकत में लाओ, तेरे पास 1 रुपया, मेरे पास करोड़ रुपया है, तुझे एक रुपए के हिसाब से तो दूंगा ना। फिर इसके बाद आगे जाके तोहफे तहफ, ये 9वीं शिक है और इसमें तमाम चीजों में गरीब आदमी उस माल का मालिक बनता है जो आपके पास है। और कर्जा है, कर्जा 9वें 10वें नंबर पर है। ये पहले नंबर पर देते हैं कर्जा और उसमें भी 20%, 40%, 8% के नाम पे खून चूसते हैं। बिल्कुल। आगे देखे कर्जा देता है, इस्लाम कहता है कर्जा दो, मन जल्लदी युकरिदुल्लाह कर्जन हासना। कैसी अजीब तरकीब है। फरमाया
कि तू बंदे को कर्जा नहीं दे रहा, तू बंदे के खालिक को कर्जा दे रहा है। कितना बड़ापन बंदे के दिमाग में आ जाता है कि भाई मेरे से मेरा अल्लाह बिजनेस करने लगा है। और फिर कर्जा देने के बाद फरमाया कि जितना तूने कर्जा दिया है हर रोज तुझे उतना सवाब, 1 लाख है तो 1 लाख सदके का सवाब। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया कि मोहलत दो, मोहलत कर्जा वापस नहीं हुआ लेकिन मोहलत दो, मोहलत बढ़ाओगे तो डबल सदका है, फिर बढ़ाओगे फिर सदका है। फिर मजे की बात यह है कि कर्जा वापस लेना है ना तो आपने कोई गिफ्ट भी नहीं लेना, कोई फूल भी नहीं लेना, कोई मिठाई का डब्बा भी नहीं लेना। ये कितनी पे उसके बाद आगे जो शिक्के हैं इस्लाम की, इस्लाम अपने सिस्टम में गरीब बंदा रहने नहीं देता। और इस्लाम के पास इतना जबरदस्त, ये 2 रकत नमाज पढ़ें और तौबा इस्तगफार करें। और कर्जे में भी एक और बात है कि एक है ज़कात और एक है सूद, दोनों के निज़ामों में फ़र्क समझे। और ज़कात देने वाले भी चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते। और सूद देने वाले भी चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं। इन्होंने भी अपनी तिजोरी खोली माल की, इन्होंने भी अपनी माल की तिजोरी खोली। इन्होंने माल की तिजोरी खोल के पूरी दुनिया में फैला है, ठीक है, सदकात और ज़कात की शय, लेकिन ये इनकी मिल्कियत बन गया है। और इन्होंने मकनातीस साथ छोड़ दिया है, जो थोड़ा सा छोड़ा और सारी दुनिया के माल को इकट्ठा करके। बिल्कुल कारी साहब, ये बातें तो देखें सबको मालूम है कि सूद जो है अल्लाह ताला से जंग है, तो जो कि नौजुबिल्लाह एक बड़ा ही कभी फेल है, हम समझते हैं। और देखते हैं 26वीं जो आईनी तरमीम अब हुई है उसमें यही तय किया गया ना कि आने वाले चंद सालों में जो है हम इसका खात्मा करेंगे। तो अब देखते हैं इसके लिए क्या किया जाता है और किस तरह इसका खात्मा होता है। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपकी आमद का। नाजरीन, अगली दफ़ा जब हम कारी साहब को मदऊ करेंगे अपने प्रोग्राम में तो उससे पहले हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए बता भी देंगे कि कब कारी साहब हमारे साथ होंगे। और जो सवालात आपके होंगे वो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम उनके जो जवाबात हैं और जो कोई वज़ाइफ या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो वो हम आपके सवालात कारी साहब के आगे रखेंगे और उनके जवाबात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ सेहत के हवाले से भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो किसी भी किस्म के कोई भी मसाइल है तो उस पर हम बात करेंगे, आपके सवालात लेंगे। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, मंगनी या एंगेजमेंट ये जिंदगी का एक ऐसा मरहला है जहां पर 2 लोग एक दूसरे से शादी का वादा करते हैं और ये एक जज्बाती लम्हा बन जाता है। मगरबी मौसमों में तो मंगनी का एक मखसूस तरीका है, लड़का घुटनों के बल बैठकर लड़की से शादी की दरख्वास्त करता है और अगर लड़की हाँ कहे तो फिर अंगूठी पहनाई जाती है। लेकिन मशरकी ममालिक में ये रिवायत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मशरकी माशरों में मंगनी एक रस्मी तकरीब होती है जहां दोनों खानदान मिलकर इसका ऐलान करते हैं। इसके बाद रिश्ता तय होने की खुशी में तकरीब मुनक्किद की जाती है। कुछ अर्सा पहले तक तो मंगनी के फंक्शन में लड़का लड़की की मौजूदगी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती थी, लेकिन आजकल मंगनी की तकरीब में लड़का लड़की की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है, बल्कि मैं कहूँ कि उनके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। चलें, आपने उसकी ज़रूरत तो बता दी, मैं अहमियत बता देता हूँ। अहमियत ये कि और इसके जो मकसद हैं, इसके जो फ़वाइद हैं, इसके जो नुकसानात हैं, वो कुछ हमने आपको बताया और बाकी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिलेशनशिप कोच डॉक्टर सना यासिर। डॉक्टर सना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइए कि नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले मंगनी की क्या अहमियत है और आप आज के दौर में इसे कितना जरूरी समझती हैं? पहले तो आप दोनों को बहुत सलाम और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे बात करने के लिए आपने मौका दिया। देखिए, देसी कल्चर है हमारा, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमने जो भी चीज़ें एक्वायर की हैं मगरिब से या हमने जो बेहतर समझा अपने रिचुअल्स में, उसमें एक एंगेजमेंट भी आती है। मंगनी कह लीजिए, एंगेजमेंट कह लीजिए, इसके पीछे लोगों का मकसद अब बदल गया है क्योंकि रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो रही है। अच्छा, वो किस तरह से चेंज हो रही हैं? अब लोग क्योंकि ज्यादा वोक हो गए हैं, ज्यादा अवेयर हो गए हैं, वो सतही चीजों पे गौर ज्यादा कर रहे हैं। किसकी दावत कितनी बड़ी हुई, किसने किसको कैसे तोहफे दिए, मेरी मंगनी कैसी होनी चाहिए, कौन कैसे तैयार होके आया, बिल्कुल, किसने किस ब्रांड का जोड़ा पहना। एग्जैक्टली। सो लोगों की नजर एक और चीज पे, उनका माइंड एक और चीज पे शिफ्ट हो चुका है। अब लोग ढूंढते हैं रेड फ्लैग्स। ठीक है, रेड फ्लैग्स ढूंढने वाले को क्या मिलेगा? रेड फ्लैग्स। जब आप एक चेकलिस्ट लेके फिरेंगे कि हाँ जी मेरी तो मंगनी हो गई लेकिन मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर सना, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है। ये तो ऐसे ही है ना, इसकी एक मिसाल ये भी है कि जब आप बहुत सारी अलामात के बारे में पढ़ रहे हो ना किसी बीमारी की, तो आपको लगता है इसमें से 90% तो अलामात आपके अंदर मुझे ही है।
सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा सना, मुझे ये बताइए कि अमूमन मंगनी का तो अरसा लोग काफ़ी अरसा मंगनियाँ चलाते हैं, एंगेजमेंट चलाते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं एंगेजमेंट का जो अरसा है कितना टाइम होना चाहिए? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि 2-2 साल मंगनियाँ रहती हैं, लेकिन जब शादी का टाइम आता है तो टूट जाती हैं। बिल्कुल, देखिए अब होता क्या है, जिसको क्लियर नहीं होगा ना कि मंगनी के बेनिफिट्स क्या हैं, वो उसको सही से उस पीरियड को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मंगनी बेसिकली एक अनाउंसमेंट है कि मैं अब कमिटेड हूँ, उसके बाद मैं इधर उधर नहीं देखूंगा या देखूंगी। ठीक है, सो वो कमिटमेंट आप क्यों करते हैं? ताकि उस पर्सन को आप थोड़ा गहरी इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर सकें, उसके आदात और अतवार से आप रोशनास हो सकें, आप उसको समझ सकें, किस लेवल पे समझ सकें। इसलिए रेड फ्लैग्स हैं, इसलिए कि आप उसके साथ जिंदगी गुजार सकते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे आपने चंद अहम सवाल करने होते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी हैरत होती है जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स जो अब 20s में है या 30s में, वो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई, उनको यही मालूम नहीं होता कि जब किसी से वो पहली दफा मिल रहे हैं, चाहे वो एक अरेंज सेटिंग हो, रिश्ता आंटी के थ्रू हुई हो, चाहे वो ऑनलाइन डेटिंग की वजह से हो रहा हो, कोई ऐप यूज करने की वजह से हो रहा हो, उनको मालूम ही नहीं होता सही सवाल क्या हैं जो इस वक्त उनको करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बहुत अहम सवाल होता है कि जी घरेलू जिम्मेदारियां कौन क्या अब उठाएगा, फाइनेंसेस किस तरह से शेयर होंगे, अलाउड इंटरफेरेंस कितनी होगी इन लॉज की। आई होप आप मुझसे एग्री करें कि ये बहुत अहम सवाल हैं जो कि बाद में और इन अहम बातों को छोड़ के डॉक्टर सना फोकस इस पे हो रहा होता है कि मेरी साइड के गेट का जो गाड़ी का गेट है वो खोला है या नहीं खोला तो जनाब ये रेड फ्लैग है, ये तो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। मतलब छोटी छोटी चीजों में पड़े हुए हैं। ठीक है, सो ये समझना कि एंगेजमेंट का पीरियड लंबा या छोटा होने से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, अगर आप वो अहम सवाल जल्द से जल्द कर लें। अच्छा सना, मुझे इस हवाले से भी बताएं, बड़े अच्छे तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम इस तरह आती हैं और रेड फ्लैग्स ऐसे होते हैं। मुझे ये बताइए कि फॉर एग्जांपल 2 लोगों में, 2 ग्रुप्स में, 2 फैमिली में कोई ना कोई इख्तलाफात हो जाते हैं, तो उनको हल कैसे किया जा सकता है? क्योंकि इख्तलाफात होना, गलतफहमियाँ होना, ये एक रवैया है इंसान का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो इंसान गलत हो, तो मामूली हो जाए तो उसको किस तरह सॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने, सॉर्ट आउट करने की नीयत होनी चाहिए पहले। ठीक है, अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि अगर माइंड ही इस तरफ है कि जी रेड फ्लैग है कि नहीं, तो आप ना उस शख्स के बारे में क्यूरियस नहीं होते, आप उससे ना वैल्यूज और गोल्स की बातें नहीं करते, आप सतही बातों में फंसे रहते हैं। ठीक है, सो जब आप क्यूरियस होंगे, जब आप सही सवाल करेंगे, थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प लेके देखें, आपको ये शऊर आ जाएगा कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उससे मुझे कम्युनिकेट कैसे करना है, क्या मेरी बात उसके दिमाग तक पहुँच भी रही है, क्या मैं जो बात कर रहा हूँ उससे हम दोनों को कोई फायदा होगा, या ये महज जो है ना वो शाइनेस और ऑकवर्ड साइलेंस और ऑकवर्ड मोमेंट्स के ऊपर। अच्छा डॉक्टर सना, ये भी बताइएगा कि ये जो मंगनी की रस्म है, इसमें अब जो हम थोड़ी सी कमी देख रहे हैं, इसकी वजह आपको लगता है कि एक वो फैक्टर भी था, वो तर्ज अमल, या उसको तर्ज अमल से ज्यादा बदतहसीबी कह लें, कि जो कुछ फैमिलीज की जानिब से सेट की गई, यानी खास तौर पर लड़के वालों की साइड से, यानी लड़कियों से मंगनी के बाद उनकी फैमिली से खातिर मदारतें करवाना, और दावतें कराना, साथ अपना पूरा जो टब्बर है वो ले जाना बहनों को, भाइयों को, तो इस वजह से भी लोग अब कतराते हैं, खास तौर पर लड़की वाले। देखिए, कतराना अब क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं ना, अब आप ये देखें कि जो हमारा टिपिकल माहौल था कि जी लड़की आएगी, परोसेगी खाना, माएँ जो है वो बताएंगी जी मेरी बेटी को ये बनाना आता है, वो बनाना आता है, तो वो था जब आपके हाउस होल्ड्स में एक खातून खाना पूरा घर चलाती थी, और ब्रेड विनर जो था, जो कमाने वाला था, वो मर्द था। अब ऐसा नहीं है, वक्त के साथ, जिद्दत आने के साथ साथ हमको अपने दिमाग को, अपनी अप्रोचेस को चेंज करना है। पहले की अप्रोच क्या थी, चलें जी कितना कमाते हैं, बंगला है नहीं है, बाप के पास गाड़ी है नहीं है, इस तरह की बातें होती थी। आई एम सॉरी टू से, बट ये हमारी रियलिटी है। ठीक है, अब जो मैं एडवाइस करती हूँ या जो मैं समझाती हूँ, कहती हूँ अपनी अप्रोच चेंज करें, लड़की वाले भी लड़के वाले भी। जिन 2 पार्टनर्स को जिंदगी साथ गुजारनी, उनको बहुत सी चीजें इस पीरियड में, एंगेजमेंट पीरियड में तय करनी
अच्छा डॉक्टर सना, अगर मुझे वो इस test हवाले से करता है बताइए, तो ये जो मतलब एंगेजमेंट rejection पीरियड नहीं में बातें डिस्कस करना और सेट करना है, उसमें अमूमन लड़के भी इस तरह की मिस्टेक करते हैं, लड़कियां भी करते हैं कि लड़के कहते हैं कि अपने आप को डिस्कस करने की बजाय, अपने गोल्स को डिस्कस करने के बजाय वो कहते हैं कि भाई मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है, मेरी फैमिली में ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरी माँ का ये और फादर का कुछ ऐसा सिलसिला, मतलब वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं, अपने बारे में कम बता रहे होते हैं, और ये अमूमन लड़कियां भी गलती करती हैं। तो इसको किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि चंद इम्पोर्टेंट डिसीजंस शादी से पहले डिसाइड होने चाहिए। वो डिसीजन तब आएगा जब उसके बारे में खुलकर डिस्कशन हो सकेगा, ओपन कम्युनिकेशन हो सकेगी, बगैर जजमेंट के। देखें, एक लड़की की भी ख्वाहिश होती है मैं कुछ बनूं, मेरा भी नाम हो। लड़के का अगर सिर्फ फिक्सेशन यही होगा कि जी मैं, मेरी माँ की खिदमत हो जाए, मेरे घर वालों का ख्याल हो जाए, मेरे घर को मैनेज कर लो, तो उसका गोल और लड़की का गोल फर्क है। प्लीज किसी ऐसे रिश्ते में ना फंसे जहां आपके गोल्स अलाइंड ना हो। ये रेड फ्लैग नहीं है, ये रिजेक्शन नहीं, ये अलाइनमेंट है वैल्यूज। ये बहुत जरूरी है। प्लस ये जाहिर होना कि जी मेरी इमोशनल नीड्स क्या हैं, आपकी इमोशनल नीड्स क्या हैं, क्या हम दोनों एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को मैनेज कर सकेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं घर पे भी वक्त दूंगी, मैं तुम्हें भी हेल्प करूंगी, बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये बात होना जरूरी है, अजम्पशन की कोई गुंजाइश नहीं है हर रिश्ते में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना, बड़े अच्छे तरीके से आपने ये रिलेशनशिप के हवाले से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और सॉर्ट करने के मामलात और हल भी हमें बताएं, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत नाजुक होता है, इसको बड़े प्यार से, ध्यान से और केयर के साथ लेके चलना चाहिए। तो आपने भी जाना इसका हल, और अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने हेल्थ सेगमेंट में बात करेंगे इंडिया के साबिक क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान की, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनकी अहलिया नवजोत कौर सिद्धू जो 4 स्टेज की कैंसर की शिकार थी, अब क्लिनिकल कैंसर फ्री हैं, और सिद्धू का कहना है कि उनकी अहलिया ने सख्त ग़िज़ाई रूटीन और कुदरती तरीकों के जरिए बीमारी पर काबू पाया। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक गैर मामूली दावा है और बहुत से लोग इसको देख भी रहे हैं और इस पर हैरत का इजहार भी कर रहे हैं। बताया ये है उन्होंने कि हल्दी, नीम के पत्तों और शक्कर के बाइकॉट जैसे इक़दामात को इलाज का हमने हिस्सा बनाया, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या ऐसी शदीद बीमारी महज ग़िज़ाई रूटीन और क्या देसी तरीकों से ख़त्म हो सकती है? इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सिद्धू साहब के इन दावों की हकीकत जानने और कैंसर के दुरुस्त तरीके इलाज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमने दावत दी है मारूफ जनरल फिजिशियन डॉक्टर जावेद अकरम साहब को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको पता है ये सिद्धू साहब ने क्या दावा किया है अपनी अहलिया के हवाले से, इलाज के हवाले से, कैंसर के हवाले से, आपकी इस पर राय क्या है? और साथ ही साथ मुझे ये बताइए, ये दावा साइंसी बुनियादों पर किस हद तक दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, शफा हमारा तो ईमान है बतौर मुसलमान के वो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह किसी चीज़ में भी शफा रख सकता है। अकल भी हमें एज ए डॉक्टर अल्लाह ही देते हैं और वही, हम शफा देने वाले नहीं होते, अल्लाह हमसे शफा दिलाते हैं जी। तो हमारा तो खैर ईमान की बेसिस ही यही है। और बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं, क्योंकि कैंसर्स की तो हज़ारों अक़साम हैं। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही माइल्ड होते हैं और उनको किसी वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्योर हो जाते हैं। और कुछ कैंसर्स ऐसे हैं कि जो जिनसे बंदा, जैसे क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया है जो होता है, ल्यूकीमिया खून का, वो कई दफ़ा हार्डली मरीज़ उससे मरता है, वो किसी और बीमारी से, एक्सीडेंट से या किसी हार्ट की बीमारी से मर जाता है। अच्छा। तो इसलिए ये जो सिद्धू साहब ने कहा, ज़ाहिर है इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक नेचुरल रेमेडीज़ की वो बात कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने, जिसमें शायद शफा रखा हो, हल्दी या इस तरह की चीज़ों पे। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हर्ज नहीं है अपेरेंटली, इसलिए ये यूज़ की जा सकती हैं। कैंसर के मरीज़ बिल्कुल करें ये ज़रूर यूज़। लेकिन ये कहना कि तमाम कैंसर्स के लिए सिर्फ यही इलाज काफ़ी है, ये मेरा नहीं ख्याल कि सच्चाई के होगा, ज़िम्रे में आता होगा,
क्योंकि जो कैंसर्स हैं वो अगर स्टमक का कैंसर है वो बहुत अग्रेसिव कैंसर होता है, बहुत जल्दी तेज़ी से फैल जाता है और वो जानलेवा भी बहुत जल्दी हो जाता है। इस तरीके से ये कैंसर पे डिपेंड करता है कि कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी उसकी इकसाम है, और साइंस इस बेस पे इस दफ़ा इस वक्त पहुंच चुकी है कि हम उनकी बायोप्सीज करके सारा कुछ करके इमीडिएटली हम बता दें कि जी ये कैंसर की प्रोग्नोसिस कैसी है, कि ये कैंसर कितने साल तक चल सकता है, नहीं चल सकता, कितनी जल्दी ये लीथल हो जाएगा कि उसकी जानलेवा हो जाएगा। तो इसलिए सिद्धू साहब की जो बातें हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई कैंसर के मरीज़ ये चीज़ें इस्तेमाल करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उसका ख़त्मी इलाज ना करें। यानी कि ख़त्मी इलाज ये है कि अगर कैंसर जल्दी तशखीश हो जाए, जब बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे है और उसको ऑपरेट कर दिया जाए तो वो मरीज़ क्योर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, बिल्कुल हम तो अभी अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर का महीना गुजरा है, तो हम यही कहते हैं कि जी आप औरतें अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें, अपने आप को नहाते हुए ज़रूर अपनी ब्रेस्ट को, अगर ब्रेस्ट में उनको कोई फिंसी फोड़ा कोई छोटी सी ग्रोथ भी नज़र आ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करें कि इग्नोर कर दें, उसको फौरी तौर पे अपने मुआलिज को दिखाएं और उसका मेमोग्राफी वगैरह कराएं, और अगर वो है तो उसकी बायोप्सी करा लें। तो इसलिए वो जब वो बिल्कुल डॉक्टर साहब ये तशखीस जो है ना, तशखीस का अमल बड़ा ज़रूरी है। आपने दुरुस्त फरमाया और आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि आप ये जो तरीका इलाज बताया गया आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं। सर सिद्धू साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि उन्होंने जो तहकीक की उसके मुताबिक डेयरी आइटम्स, कार्बोहाइड्रेट्स और रिफाइंड शुगर, उनको उन्होंने कैंसर की अहम वजह करार दिया है। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? देखें, जो कैंसर की बड़ी वजूहात में से एक वजह ये है कि जो ये फास्ट फूड्स हैं, और मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। शुगर जो चीनी है उसको हम वाइट पॉइजन दुनिया में कहते हैं और वो शुगर टैक्स लग चुके हैं। ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में है कि हम एक जहर को स्पॉन्सर करते हैं, हम उस पर सब्सिडी देते हैं, रमज़ान में भी वैसे भी, और उसको एक हमने ऐसा पॉलिटिकल मामला बना दिया कि गरीब वो ज़्यादा खाए चीनी और ज़्यादा जल्दी मरे। चीनी का सिर्फ यही नुकसान नहीं है कि वो कैंसर करती है, चीनी शुगर भी करती है, ब्लड प्रेशर भी करती है, हार्ट अटैक्स भी करती है, और कैंसर उन्होंने ये भी सही कहा, मैंने देखा है कि सोजिश की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, आर्टिफिशियल ये जो आपके फास्ट फूड्स हैं, ये सब आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में करते हैं, ओबेसिटी करते हैं। बिल्कुल। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मोटापा कैंसर का एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। आपका वज़न ज़्यादा होना, फैटी लिवर होना आपके जिगर का भी कैंसर कर सकती है, और भी बहुत जगह पे मोटापा कैंसर कर सकता है, क्योंकि फैट जब इकट्ठी होती है तो उससे जो फैट सेल्स हैं वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है। मुझे आखिर में बस ये बताइए कि मेडिकल साइंस में कैंसर की 4 स्टेज का क्या इलाज है, और इसमें मुब्तला अगर मरीज हो तो वो कितने अरसे में और ठीक हो सकता है, कितने फीसद चांसेस हैं उसके? देखें, ये तो बहन कैंसर पे डिपेंड करता है कि कहाँ है और कौन सा है, उसकी टाइप क्या है, एडिनोकार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, बहुत सारी इकसाम है। जो बच्चों में कैंसर है, ल्यूकीमिया, उसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, वो ऑलमोस्ट 90% क्योर हो जाते हैं। जो बड़ों में कई कैंसर्स हैं जो लाइक लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा वगैरह, उसमें बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है। लेकिन कई कैंसर इस इकसाम के हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो इट विल ऑल डिपेंड कि कैंसर कौन सी जिस्म का हिस्सा है, आंख का कैंसर है, गले का कैंसर है, फेफड़े का है, छाती का है, तो इस पे डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि उसकी टाइप क्या है। एडिनोकार्सिनोमा यूजुअली बहुत एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, बाकी जो स्क्वेमस सेल या बेजल सेल कार्सिनोमास वो इतने ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं होते और उनका क्योर ज़्यादा जल्दी मुमकिन है। तो ये सब अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, और ये डॉक्टरों पे और हम लोगों पे आयद होता है फ़र्ज़ कि हम उसकी स्टेजिंग करें। मरीज़ का ये है कि वो बिल्कुल, और स्टेजिंग भी करें। डॉक्टर साहब, ये तो आपकी जिम्मेदारी और अवेयरनेस देना हमारी जिम्मेदारी है। वो हम आप जैसे जो माहिर हैं उनको दावत देकर लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और बिल्कुल आपने बड़े तरीके से ये बात समझाई कि आप इस्तेमाल करना चाहें वो तरीका इलाज, तो उसमें हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन आप अपने मौलिद से कंसल्ट करें, क्योंकि कैंसर की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो बजाय आप सिर्फ उसी तरीका इलाज पे तकिया करके बैठे रहें,
वो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। आप पहले तशखीस करें, अपने मौलिक से उसका इलाज करें। अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करें, साथ ही साथ आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, टेस्ट वगैरह कराइए और वो जो मेडिसिन दे रहे हैं वो भी खाइए। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सेगमेंट भी बाकी, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। और बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टोरी है और इन्फॉर्मेशन है जो कि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे अजीम शख्स की बरसी बना रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ने के साथ साथ उर्दू सहाफ़त को एक नया रुख दिया। तो हम बात कर रहे हैं बाबा सहाफ़त का लक़ब पाने वाले मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की। मौलाना का शुमार उन शख्सियात में होता है जिन्होंने न सिर्फ आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया बल्कि उर्दू अदब और सहाफ़त को भी नई बुलंदियों तक पहुँचाया। उनकी तहरीरें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ज़मींदार जैसे अखबार के ज़रिए बरतानवी हुकूमत को जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। वो एक अजीम सहाफ़ी, शायर और आज़ादी के सिपाही थे। उनकी तहरीरें अपनी ताकत रखती थीं और उन्होंने बरतानवी हुकाम को हिला के रख दिया था। उनकी शायरी में भी वो जोश था जो आज़ादी के जज्बे को बेदार करता था। यकीनन मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के कलम ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अवाम को जुर्रत दी। उनकी ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है, वो हमें ये सिखाती है कि किस तरह कलम को ताकतवर हथियार बनाया जा सकता है। आज 68वीं बरसी पर हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और उनके अफकार और मिशन को जिंदा रखने का भी अज़्म करते हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की खिदमात को सुनो पाकिस्तान का सलाम। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और हमारा सेगमेंट है जो कि बाकी है और अब अपने नाज़रीन के साथ वो शेयर भी करते हैं। एक गुड न्यूज़ है हमारे खबर है, पाकिस्तान के लिए। और ये इस तरह की जो न्यूज़ होती है, जब फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करते हैं, इतनी खुशी होती है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है, उसको शोकेस करने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग आगे आते भी हैं, आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में आप आसानी लेकर आए। चलें प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के इस नौजवान टैलेंट की जो हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का हुनर जानते हैं। हमारी अगली मेहमान जो हैं वो एक ऐसी यंग और टैलेंटेड शख्सियत है जिनका ताल्लुक सिंध से है और सिंध के शहर दादू से ताल्लुक़ रखती है। हाल ही में चीन में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल यूथ लीडर के तौर पर नामजद हुई हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बल्कि मसनूई जहानत, AI और मशीन लर्निंग के जरिए समाजी मसाइल के हल के लिए अपना अहम जो किरदार है वो अदा किया। और उनका प्रोजेक्ट पाक GPT देही इलाकों में मालूमात और महारतों के फ़रोग़ में मदद फराहम करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये चैटबोट कम बैंडविड्थ पर भी काम करता है और मकामी ज़बानों में भी ये दस्तयाब है, जिससे ख़ास तौर पर देही इलाकों की ख़वातीन और नौजवानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं फरागुल रहूजा से और जानते हैं कि इनका ये शानदार सफ़र कैसा रहा और कैसे टेक्नोलॉजी को इन्होंने एक्सप्लोर किया। और फ़रा, आपको बहुत बहुत खुशामदीद सुनो पाकिस्तान में। और सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल यूथ लीडर नामज़द होने पर मुबारकबाद देती हूँ पाकिस्तान की जानिब से, सुनो पाकिस्तान की जानिब से। मुझे ये बताइएगा कि आपका ये वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में शिरकत और ग्लोबल यूथ लीडर का एजाज़ हासिल करने का मौका आपको कैसे मिला, इसकी अहमियत क्या है और आपको ये अपॉर्चुनिटी हासिल करके कैसा लग रहा है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। दूसरी बात ये कि यहाँ इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि मैंने अपनी बैचलर्स की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। जबरदस्त। और ड्यूरिंग माय डिग्री मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव डीप इंटरेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो आई अंडरटुक वेरियस कोर्सेज एंड इंटर्नशिप्स टू फर्दर एनहांस माय स्किल्स। और उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे पाक GPT है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल है। तो उसी के बाद क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही थी तो आई केम अक्रॉस दिस अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस। और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम 2009 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कभी भी कोई पाकिस्तानी इस पे सिलेक्ट नहीं हुआ। हर साल 80 कंट्रीज में से 5 कॉन्टिनेंट में से ये 18 बच्चे सिलेक्ट करते हैं, 18 कंट्रीज में से, लेकिन पाकिस्तान कभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो मैंने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट फेज क्लियर हो गया। और उसके बाद 4 और फेजेस थे जिसमें डिफरेंट इंटरव्यूज थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट एनालिसिस थी। वो सारे होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे गई, मुझे अवार्ड मिला ग्लोबल यूथ लीडर का। क्या बात है, और उसके बाद टुडे आई एम हियर विथ यू। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ मुझे फायदा नहीं देगा, ये पूरे मुल्क को फायदा देगा, क्योंकि इससे एक चेन ऑफ फरा यही हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपका इनकलाबी प्रोजेक्ट है
हम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में सहूलियात पैदा कर रहा है, ये है क्या, इसका आइडिया आपको कैसे आया? अच्छा, इसका आइडिया मुझे खुद मेरे जेंडर से आया, मेरे एरिया से आया और मेरे एक डिजायर से आया। जेंडर से इस तरीके से क्योंकि मैं खुद वुमेन हूँ और पाकिस्तान में वुमेन बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे होती है। मैं एडवांटेजेस पोजीशन पे थी, तो आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर देम। एरिया इस तरीके से कि मेरा जो एरिया है वहाँ पे ना टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, ना एजुकेशन है, ना रिसोर्सेज है। मेरे पास ये सब कुछ था, मैं प्रिविलेज थी, तो इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर अनप्रिविलेज्ड पीपल। दूसरा एक डिजायर कि ऐसा कुछ करूं कि दैट कुड एम्पावर मिलियन ऑफ लाइव्स ऑल टुगेदर। तो इन तीनों चीजों के से आइडिया लेके मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया पाकिस्तान। अच्छा फरा, मुझे ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट की तैयारी में आपके साथ और कितने लोग शामिल हैं और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में आपको कितना अरसा दरकार था? अच्छा, ये पाकिस्तान जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल है, तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसमें डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है और भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये सारा काम मैंने अकेले नहीं किया। मेरे साथ एक तो मैं को फाउंडर हूँ इस प्रोजेक्ट की। इसका जो फाउंडर है वो फराज हुसैन है। एक तो उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की और गाइड किया। दूसरा सर अमार जाफरी जो हैं, जो पीसा के हेड भी हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और गाइड किया। और इन्हीं दोनों की गाइडेंस की वजह से मैंने टर्न किया एक एम्बिशियस आइडिया को इनटू द टूल ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। अच्छा फरा, ये भी बताएं कि प्रोजेक्ट के दौरान किस तरह के आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपने उनके साथ कैसे डील किया? अच्छा, चैलेंज सबसे ज्यादा जो बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोई सपोर्ट नहीं थी। मैंने आप सब लोगों ने चैट जीपीटी का सुना होगा। चैट जीपीटी भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल है। मैंने पाक जीपीटी चैट जीपीटी 7 2 इयर्स पहले बनाया था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में उस तरीके से सपोर्ट नहीं है आपको ना, अभी क्योंकि मुझे अवार्ड मिला है तो सबको पता चल गया कि ठीक है एक प्रोजेक्ट है पाक जीपीटी, फरा ने बनाया और ये सब। लेकिन जब मैंने स्टार्ट में इनिशिएट किया था तो मेरे पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं थे। मेरे पास मुझे बहुत टाइम लगा लाइक माइंडेड मेंटोर्स ढूंढने में और ऑब्वियसली ना गवर्नमेंट की सपोर्ट थी ना किसी और की। तो सपोर्ट की जो लैकिंग थी ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल ठीक फरा, आपने तो अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए। अब मुझे ज़रा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। एक वाइब होती है किसी भी अचीवमेंट की, जब आप इतने स्ट्रगल के बाद कोई चीज़ अचीव करते हो। तो मुझे ये बताइए इस कॉन्फ्रेंस का वाइब क्या थी, आपने इस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस किया और आप कितना अच्छा महसूस कर रही हैं, क्या चीज़ें आपने मज़ीद अचीव करने का आज़म आपके अंदर आया इस एक्सपीरियंस के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि आप एक तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलते हो, लाइक माइंडेड मेंटोर्स के साथ मिलते हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। ना सिर्फ आपके लिए, आपके मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी सीखने को मिलता है। 90% मेरे लिए तो ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन जो मेरे साथ लोग थे, जो 17 और लोग थे, उनके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। तो ये एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दुख की बात भी थी कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा पीछे है। वो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो लोग हर चीज़ से ज़्यादा अवेयर थे, वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो हम पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक मौका मिला उनके साथ कनेक्ट होने के लिए और फिर पाकिस्तान में वो एक चेंज स्टार्ट करने के लिए। तो राइट नाउ आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ इमोशंस और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फरा आपका। और आपको तो फख्र है ही, पूरे पाकिस्तान को भी आपको फख्र है भाई। और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह के बच्चे मजीद टैलेंटेड आए और पाकिस्तान के लिए बहुत डिफरेंट फील्ड्स को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए जिसमें अभी तक किसी ने नाम नहीं बनाया। और फरा ने भी बिल्कुल ऐसे ही एक रास्ते का इंतखाब किया। अच्छा लगा और पाकिस्तान भी एक टाइम पे वो स्टेज पर आ जाएगा। फरा ने बिल्कुल, और लोगों की मदद भी हो रही है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी बहुत सारे सेगमेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।